गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का ये हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली क्या होते हैं? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n और ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। इनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये जो परमाणु होते हैं ये 2:1 यानी 2:1 के रेशियो में होते हैं, लेकिन संरचनात्मक रूप से ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ में समानता दिखाते हैं। क्या हुआ मतलब इसका कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। और ये किस किस से मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। और इसका जो रेशियो होता है हाइड्रोजन परमाणु का वो होता है 2:1 होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? सबसे पहले इससे एनर्जी प्राप्त होती है ना, कहते हैं ना ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राई टेट्रा पढ़ेंगे तब हमें इसके बारे में पता चलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्स होते हैं, क्योंकि कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए सीधे क्या करती हैं? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करती हैं। अभिक्रिया के अंत में यानी जो भी रिएक्शन होती है उसके अंत में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अभिक्रिया होती हैं, उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी, जो कि हमें किस रूप में मिलती है? ATP के रूप में मिलती है ना। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे कि C6H12O6 + 6O2, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा? 6CO2 + 6H2O और एनर्जी हमें प्राप्त होगी। फिर है आगे, कार्बोहाइड्रेट के पास निम्नलिखित कार्यात्मक समूह होते हैं। कौन कौन से कार्यात्मक यानी फंक्शनल यूनिट होती हैं इनके पास? कौन कौन सी होती हैं? एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोन ग्रुप होता है। कौन सी तीन होती हैं फंक्शनल ग्रुप्स इनके पास? एल्कोहलिक, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, जिसको 2-3 चीज़ों के आधार पर अलग अलग तरीके से दिया गया है। जैसे जटिलता के आधार पर यानी कॉम्प्लेक्सिटी, कितने जटिल होते हैं इसके आधार पर दिया गया है। उसके बाद फिर है अभिक्रिया के आधार पर, मतलब किस तरह से ये रिएक्शन करते हैं उसके आधार पर। तब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले है जटिलता के आधार पर, मतलब किस तरह से ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। तो इसमें हम देखें कि जटिलता के आधार पर कार्बोहाइड्रेट निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम इसका चार्ट देखेंगे कि किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता के आधार पर 2 में डिवाइड किया इसको, एक शुगर में, दूसरा नॉन शुगर और पॉलीसेकेराइड। शुगर में क्या आ जाएंगे? मोनोसेकेराइड्स आ जाएंगे और ऑलिगोसेकेराइड्स आ जाएंगे, ठीक है। और नॉन सेकेराइड्स मतलब पॉलीसेकेराइड्स जो है वो एक अलग अपना काम करेगा। फिर मोनोसेकेराइड्स को 2 में डिवाइड किया है, एल्डोलेज, एल्डोजेज और कीटोजेज। इसके बाद ऑलीसेकेराइड्स को, ऑलिगोसेकेराइड्स को 3 में डिवाइड किया है, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। इस तरह से यदि हम इनकी जटिलता के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इसको पहले 2 में डिवाइड करेंगे, पहला शुगर में, दूसरा नॉन शुगर में। इसके बाद शुगर वाला जो भाग है इसको फिर से 2 में डिवाइड करेंगे, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को फिर से 2 में डिवाइड करेंगे, एल्डोजेज और कीटोजेज। फिर ऑलिगोसेकेराइड को 3 में डिवाइड करेंगे, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड, ठीक है, जो कि हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये तो हुआ इनकी जटिलता के आधार पर। अब हम इसके बारे में डिटेल देखेंगे। जैसे कि शुगर है ना, 2 में हमने डिवाइड किया, शुगर में और नॉन शुगर में। तो अब शुगर में क्या होगा? ये ज्ञात आणविक भार में के मीठे क्रिस्टलीय व जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शुगर क्या होती है ना, मीठी होती है, क्रिस्टल के फॉर्म में होती है और ये आसानी से क्या होती है? पानी में घुल जाती है, ठीक है। तो शुगर क्या हो जाएगी? ये
मीठे, क्रिस्टलीय और जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो किस रूप में होते हैं? शुगर के रूप में होते हैं, ग्लूकोज के रूप में होते हैं। और सबसे पहले है इसमें शुगर को जब हम डिवाइड करते हैं तो कितने में हो रहा है? मोनोसेकेराइड और ऑलिगोसेकेराइड में। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड में हम देखते हैं क्या होता है। मोनोसेकेराइड ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ इकाई कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना। क्या होते हैं ये? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ इकाई यानी यूनिट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये शुगर सबसे सरल और नॉन हाइड्रोलाइजेबल होती है। इसका मतलब क्या हो गया? सबसे सिंपल टाइप होती है। मोनोसेकेराइड जैसे कि ग्लूकोज है ना, आसानी से ये क्या होता है? जल में भी घुल जाता है और इंस्टेंट एनर्जी देने का भी काम करता है, यानी ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, और सबसे सिंपल होता है, जो कि मोनोसेकेराइड कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। इससे ही समझ सकते हो कि ग्लूकोज जो है हमें कितनी सिंपल तरीके से काम करता है। तो ये मोनोसेकेराइड होगा। आगे है मोनोसेकेराइड साधारण शर्करा होती है। क्या होते हैं मोनोसेकेराइड? जैसे ग्लूकोज है ना, तो ये क्या है? सिंपल शुगर है, जिनमें ग्लूकोज सबसे सामान्य है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। मोनोसेकेराइड में कार्बन की संख्या सामान्यतः 3 से 7 के बीच में होती है। अब जो ग्लूकोज है इसमें जो कार्बन की संख्या है ना, कार्बन कितना है? लगभग 3 से 7 के बीच में। ये एक एल्डोज है। यदि शर्करा में यानी शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप RCHO के साथ कार्यात्मक समूह और कीटोज होता है, और यदि शर्करा में कीटोन समूह होता है, तो वे शर्करा में संलग्न कार्बन की संख्या के आधार पर ट्रायोज, पेंटोज और हेक्सोज हो सकते हैं। मतलब जितनी इनकी संख्या बढ़ती जाएगी उस हिसाब से ट्रायोज का मतलब क्या हो गया? जिसमें 3 कार्बन होंगे, पेंटोज मतलब जिसमें 5 कार्बन होंगे, हेक्सोज मतलब जिसमें 6 कार्बन होंगे। तो इस तरह से इनमें जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी उनकी उस संख्या के आधार पर ये अधिक बनते जाएंगे। अन्य मोनोसेकेराइड व गैलेक्टोज और फ्रक्टोज शामिल हैं। मोनोसेकेराइड्स कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज हमने देखा, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ये भी क्या है? ये भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं। आइसोमेरिक मोनोसेकेराइड यानी हेक्सोज। अब देखो हेक्सोज को और क्या कहा जाता है? आइसोमेरिक मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज हैं। कौन से हैं मोनोसेकेराइड आइसोमेरिक? ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और फ्रक्टोज है। ये सभी क्या है? आइसोमेरिक मोनोसेकेराइड हैं, जिनका रासायनिक सूत्र समान है। यदि हम इनका फॉर्मूला देखेंगे तो तीनों का, ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का और फ्रक्टोज का क्या होगा? एक जैसा केमिकल सूत्र होगा, रासायनिक समीकरण होगा। ठीक है, लेकिन कुछ अलग संरचनाएं हैं। फ्रक्टोज एक कीटोज है, जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज एल्डोज हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना कि फ्रक्टोज क्या है? एक कीटोज है, जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या हैं? ये एल्डोज हैं। मोनोसेकेराइड एक वलय के आकार के अणु या एक रेखीय श्रृंखला के रूप में पाए जा सकते हैं। वे मुख्य रूप से जलीय विलयनों में वलय के रूप में पाए जाते हैं। वलय से मतलब हो गया एक रिंग के रूप में, है ना। एनोमेरिक कार्बन के आसपास वलय के रूप में ग्लूकोज में 2 अलग हाइड्रोक्सिल समूह विन्यास OH हो सकते हैं, जिसमें कार्बन का एक जो वलय बनाने की प्रक्रिया में असम्मित हो जाता है। वलय मतलब रिंग बनाने की प्रक्रिया में। हाइड्रोक्सिल समूह अल्फा स्थिति में है यदि ये शर्करा के कार्बन नंबर 1 से नीचे है, और यह बीटा स्थिति में है यदि ये स्तर के रूप में है।